नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक भाजपा में काफी कुछ चल रहा है। वहां जो मुख्यमंत्री हैं इस समय BS येदियुरप्पा, उनको हटाने की मांग कुछ विधायकों की ओर से हो रही है। उसमें कुछ और नेताओं का हाथ है और ये येदियुरप्पा के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि येदियुरप्पा भाजपा के कर्नाटक में या कहें दक्षिण भारत में पहले मुख्यमंत्री। वो पहली बार जो है 2007 में मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए। उसके बाद 2008 के चुनाव में भाजपा जब जीती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। येदियुरप्पा को ही ये श्रेय जाता है या अपयश, जो भी आप कहना चाहें, देश में ऑपरेशन कमल चलाने का। यानी जब 2/3 बहुमत से ही पार्टी टूट सकती है, ये नियम बन गया, संविधान में यह संशोधन हो गया, तब विपक्षी दलों के विधायकों को इस्तीफा दिलाकर विधानसभा के और फिर चुनाव लड़ाकर जिताकर वापस लाने का अपनी पार्टी के टिकट पर, यह अभियान उन्होंने ही शुरू किया था। उसके बाद देश में बाकी जगह गया। तो येदियुरप्पा का जो है राजनीतिक जीवन बड़ा उथल पुथल भरा रहा है। एक बात तो पहली ये कि उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी ताकत है, वो उनका लिंगायत समाज से आना है। कर्नाटक में लिंगायत समाज की बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा प्रभाव है। आबादी के लिहाज से 17-18% है, लेकिन प्रभाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? देखिए, बहुत से राज्यों में होता है। पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। 32% हैं दलित, लेकिन उनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। मुश्किल से कुछ फीसदी हैं जट सिख और लगातार राज कर रहे हैं। तो कुछ जातियां ऐसी होती हैं अलग अलग प्रदेशों में, जिनका राजनीतिक प्रभाव उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा होता है। कर्नाटक में ये लिंगायतों के साथ है। वो उसकी एक और वजह है। बात ये नहीं कि वो 17-18% है आबादी में। 4000 मठ हैं कर्नाटक में और इनमें से ज्यादातर मठ लिंगायतों के हैं। वीर शैव लिंगायत जो हैं उनके मठ हैं, और ये मठ जो है राजनीति को प्रभावित करते हैं। आज से नहीं कर रहे, 1950 से कर रहे हैं। और उसके अलावा वो उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण संस्थाओं का जाल है लिंगायतों का। अलग अलग मठों का है, दूसरों का भी है, लेकिन लिंगायतों का दायरा बहुत बड़ा है। तो ये प्रभाव है। दूसरा, तो येदियुरप्पा को इसका फायदा है कि मठों का उनको समर्थन हासिल है। और जब 2008 में मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार येदियुरप्पा, तब उनके कुछ समय बाद उनके खिलाफ माइनिंग के मामले में लोकायुक्त ने आरोप लगाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। विपक्ष तो कर ही रहा था, पार्टी के अंदर से भी हो रही थी। तो एक तबका हमेशा से था जो उनके खिलाफ था, और इस तबके की, इस गुट की कहें, अगुवाई KS ईश्वरप्पा, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा समुदाय से आते हैं, वो करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो ये कोशिश होती है उनको अस्थिर करते रहने की। 2011 में आरोप, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे माहौल ऐसा बना कि 2011 में आखिर उनको इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। और इस्तीफा विपक्ष के दबाव के कारण नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं, खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी के दबाव के कारण देना पड़ा। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी 2011 में सितंबर में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में रथ यात्रा निकालने वाले थे। और उसके बाद जब उनकी रथ यात्रा शुरू हुई, तो ये हुआ कि कर्नाटक में जब पहुंचेगी तो कौन कौन उनका स्वागत करेगा। तो जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते येदियुरप्पा होते। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इस जिद पर अड़ गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं यात्रा निकाल रहा हूं, रथ यात्रा निकाल रहा हूं, और एक भ्रष्टाचार का आरोपी अगर मेरा स्वागत करेगा तो मेरे इस अभियान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उन्होंने जिद पकड़ ली कि मेरे कर्नाटक पहुंचने से पहले, यानी बेंगलोर में स्वागत होना था, उससे पहले येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी एक्शन ले। इस बात से येदियुरप्पा ने इतना अपमानित महसूस किया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, विधानसभा से इस्तीफा दिया, और 30 नवंबर 2012 को अपनी नई पार्टी बना ली और पार्टी का नाम रखा कर्नाटक जनता पक्ष।
पार्टी चुनाव में उतरी 2013 के, बुरी तरह से हार गई, लेकिन बीजेपी को और बुरी तरह से हरा दिया। बीजेपी की स्थिति जो है वो कर्नाटक में पिछले कुछ सालों की बात करें उस समय के, तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा बीजेपी का। और इतना ही नहीं हुआ, जब येदियुरप्पा ने 2011 में इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी को दो मुख्यमंत्री बनाने पड़े। पहले सदानंद गौड़ा को बनाना पड़ा, उसके बाद वो वोकालिगा समुदाय से आते। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोकालिगा ये दो समुदाय हैं जिनका बड़ा प्रभाव है, और इनके प्रभाव से ही सरकारें बनती गिरती बिगड़ती हैं। तो उनको बनाना पड़ा, लेकिन फिर लगा कि लिंगायत नाराज हो रहे हैं, पहले ही येदियुरप्पा पार्टी से बाहर जा चुके हैं, तो जगदीश शेट्टार को बनाया गया। तो सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए फिर KS ईश्वरप्पा को डिप्टी CM बनाना पड़ा। लेकिन 2013 के चुनाव में ईश्वरप्पा खुद अपना चुनाव हार गए, विधानसभा सीट हार गए। तो बीजेपी के लिए रास्ता आगे बंद नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच में 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का फैसला हो गया पार्टी का, उसके बाद मंथन शुरू हुआ कि येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लाना चाहिए अगर कर्नाटक में पार्टी को अच्छा करना है। तो उसके बाद उनको पार्टी में वापस लिया गया और वो लोकसभा का चुनाव लड़े येदियुरप्पा और जीत गए। कर्नाटक में भारी सफलता मिली बीजेपी को 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी। 2019 के चुनाव में नॉर्थ कर्नाटक जो है उसमें ज़्यादा असर है, सबसे ज़्यादा असर है लिंगायत समुदाय का। वहाँ लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। बीजेपी 2019 में 14 की 14 सीटें जीती। तो इसलिए जितनी येदियुरप्पा को बीजेपी की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है कि बीजेपी को येदियुरप्पा की जरूरत है। बीजेपी येदियुरप्पा को हटाना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसको अगले कई चुनाव के लिए भूल जाना पड़ेगा कि उसका कुछ हो सकता है, चुनाव में जीत कर सत्ता में आ सकती है अगर येदियुरप्पा को इस तरह से हटाया गया। इस बीच 2016 में जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के येदियुरप्पा पर, वो अदालत से उन सब आरोपों से बरी हो गए। तो 2018 के चुनाव के बाद जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी बीजेपी, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हुई, बहुमत नहीं साबित कर पाए। लेकिन 2019 में फिर ऑपरेशन कमल चला और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए, लिंगायत समुदाय की कहानी में कांग्रेस की बात ना आए तो बात बनेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से समस्या यह है कि लिंगायत समुदाय का कोई बड़ा नेता पार्टी में नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका कारण राजीव गांधी का एक फैसला। 1989 में वीरेंद्र पाटिल, जो कांग्रेस के उस समय के सबसे बड़े लिंगायत नेता थे, जो 68 से 71 तक मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उसके बाद से कोई लिंगायत मुख्यमंत्री नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो 1989 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया और अभूतपूर्व जो है सफलता मिली। 224 सीटों में से विधानसभा की 179 सीट्स कांग्रेस को मिली। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद बहुत से लोग कांग्रेस के अंदर से ही लग गए, किसी तरह से वीरेंद्र पाटिल को हटाया जाए। कर्नाटक के कुछ इलाकों में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। कहा गया कि कांग्रेस के ही कुछ जो वीरेंद्र पाटिल विरोधी नेता हैं, उन्होंने, उनका हाथ था इसके पीछे। राजीव गांधी ने एयरपोर्ट से एक पर्ची भेजकर वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लिंगायत समुदाय कांग्रेस के साथ नहीं आया। अगले ही चुनाव में 1994 में जो अगला चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें 179 से कांग्रेस 36 पर आ गई और 17% वोट का नुकसान हुआ। उस 17% में से 12% बीजेपी ले गई। उससे पहले के चुनाव में बीजेपी को 4% वोट मिला था, इस चुनाव में लगभग 16% वोट मिला। इसी तरह से बाकी जो है वो जेडीएस को मिला, जेडीएस की सरकार बनी। जनता दल सेक्युलर, जो HD देवेगौड़ा की पार्टी है, उसकी सरकार बनी।
और एच.डी. देवगौड़ा पहली बार मुख्यमंत्री बने। अब ये लिंगायत और जो वोकालिगा का झगड़ा है, इसका एक और किस्सा है। 1983 में जनता पार्टी कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीती, सरकार बनने की स्थिति आई, तो दो नेता इन दो समुदायों के थे। एक एच.डी. देवगौड़ा वोकालिगा से थे और एस.आर. बोम्मई थे लिंगायतों के नेता। अब दोनों में ये प्रतियोगिता थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोनों प्रबल दावेदार थे। चंद्रशेखर जी उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और वो भारत यात्रा पर निकले थे, पैदल यात्रा कर रहे थे पूरे देश की, उस पर निकले थे। उन तक खबर गई कि मामला फंस रहा है, मुश्किल हो जाएगी। तो यात्रा बीच में स्थगित करके वो बेंगलोर आए, सबसे बात की और बातचीत के बाद एक सुलह का फॉर्मूला निकाला, बीच का रास्ता निकाला और रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। इन दोनों समुदायों के नेताओं को के बीच में समझौता कराया और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर जनता पार्टी का क्या हुआ और जनता दल का क्या हुआ, ये सब आपको पता है। लौटकर फिर आते हैं कर्नाटक पर। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि लिंगायत नेता नहीं है, तो लिंगायत नेता के अभाव में कांग्रेस ने एक फॉर्मूला बनाया। वो अलग अलग राज्यों में बनाती रही है, वहाँ गुजरात में बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया और कई राज्यों में बनाया। अहिंदा, ये कन्नड़ का शब्द है, जिसके तहत मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ लेकर एक समीकरण, सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश हुई। लेकिन वोकालिगा समुदाय से और लिंगायत दोनों से कोई बड़ा नेता पार्टी के पास नहीं है। डी.के. शिव कुमार इस समय है, लेकिन उनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले उनको बार बार जो है दौड़ में पीछे किया जाता रहा है। लेकिन वोकालिगा समुदाय जो है अब भी देवगौड़ा परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और लिंगायत समुदाय वो येदियुरप्पा के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी का नेतृत्व अगर चाहे भी तो येदियुरप्पा को नहीं हटा सकता। और जो लोग मांग कर रहे हैं, देखिए समस्या बीजेपी की वो हो रही है कि आप बाढ़ में आए पानी को जब अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। वही स्थिति है जो बाहर से लोग लाए गए हैं ऑपरेशन कमल के जरिए या दूसरे तरीकों से। उनको जो है बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, हर कुछ समय पर जो है उनको कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। वही समस्या जो है हो रही है। दूसरी समस्या है ईश्वरप्पा की, जिनको येदियुरप्पा फूटी आंख नहीं सुहाते। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी दोनों नेताओं में इस बात पर प्रतियोगिता थी। येदियुरप्पा चाहते थे कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट न किया जाए और पार्टी को समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। जब बहुत कोशिश के बाद कुछ नहीं हुआ तो एक दिन उन्होंने दोनों नेताओं को बुलाया और कहा कि इस कमरे का दरवाजा मैं बाहर से बंद कर रहा हूं, आधे घंटे बाद खोलूंगा। आपस में तय कर लीजिए कि कौन किसको नेता मानेगा। अगर आप दोनों में समझौता नहीं होता है कोई, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और किसी तीसरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दूंगा। पार्टी हारती है तो हार जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे से पहले ही जो है वो फैसला हो गया और येदियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किए गए। अब देखिए, समस्या केवल ये पार्टियों की नहीं है कि वो वोकालिगा समुदाय के नेता ये हैं या लिंगायत समुदाय के ये हैं, पिछड़ों के ये हैं, अगड़ों के ये मामला है। इससे इनकार नहीं कर सकते। पार्टियों के अपने अंदरूनी समीकरण है, कांग्रेस की अपनी समस्या है, देवगौड़ा परिवार की अपनी समस्या है। लेकिन असली जो समस्या जिससे बीजेपी को दो चार होना पड़ेगा और बाकी पार्टियों के लिए भी है ये, कि लिंगायत समुदाय के ये जो शैव लिंगायत मठ हैं, इनका राजनीति पर प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये एक तरह से पैरेलल पावर सेंटर बन गए। इनमें मतभेद पैदा करने के लिए, तोड़ने के लिए, आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने
जो वीर शैव लिंगायत समुदाय का एक सेक्ट है और सबसे प्रभावी सेक्ट है वो पंचमहाली, उनको जो है अलग से एक सेक्ट का एक संप्रदाय का दर्जा देने की, धार्मिक संप्रदाय का दर्जा देने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया। लिंगायत समुदाय में बंटवारा या फूट होने की बजाय वो ज्यादा इकट्ठा हो गए और येदियुरप्पा के साथ खड़े हो गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ चुनाव में आपको पता है। अब समस्या ये है कि ये समुदाय अलग अलग हिस्सों में, ये जो मठ हैं, अभी वीर शैव लिंगायत समुदाय के लोगों का ये जो वीर शैव लिंगायत महासभा है उसका बड़ा सम्मेलन हुआ, वो बड़ी संख्या में लोग बेंगलोर पहुंचे, उनकी कई मांगे थी, उसमें से कुछ येदियुरप्पा ने मान ली हैं। जब ये येदियुरप्पा के खिलाफ अभियान चला तो उन्होंने ये धमकी दी बाकायदा वीर शैव लिंगायत महासभा ने कि अगर येदियुरप्पा को हटाने की कोशिश हुई मुख्यमंत्री पद से तो ये 4000 जो मठ के मठाधीश हैं और उनके जो अनुयायी हैं और दूसरे लोग हैं वो दिल्ली को घेर लेंगे, तो दिल्ली कूच करेंगे। अब ये बात जो है, इस बात का अंदाजा पार्टी हाईकमान को भी है और येदियुरप्पा के साथ साथ उनके बेटे जो हैं, वो जो विजयेंद्र हैं, वो भी मठ के मठाधीशों और जो मठ के दूसरे पदाधिकारी हैं, संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए हैं बहुत करीब से। तो ऐसे में ये जो खबरें आती रहती है कि येदियुरप्पा को हटा दिया जाएगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, उनकी उम्र हो रही है और तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। सही भी बात है, वो उनकी उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही, किसी की नहीं होती है, और वो लगभग 77-78 साल के हो गए हैं, एग्जैक्ट मुझे अभी इस समय याद नहीं है। लेकिन चुनाव जब होगा तो वो 79-80 साल के हो जाएंगे, अगला चुनाव जब विधानसभा का 2023 में होगा। तो बीजेपी को आगे की लीडरशिप के लिए यानी पीढ़ी परिवर्तन के बारे में सोचना होगा, लेकिन वो काम येदियुरप्पा की रजामंदी से ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वो गलती दोहराना नहीं चाहेगी जो उसने 2011 में किया था, और वो बड़ी गलती जो कांग्रेस पार्टी ने 1990 में किया था राजीव गांधी ने, उसको कतई नहीं दोहराना चाहेगी। हालांकि अभी कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि उनके पास कोई लिंगायत नेता ऐसा है नहीं कि अगर बीजेपी से लिंगायत हटना चाहे तो वो उसका फायदा उठा सके। कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन वो बात बनती नहीं है। 2 लिंगायत नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया कि इनको आगे प्रमोट करेंगे, दोनों चुनाव हार गए। तो इस लिहाज से लिंगायत समुदाय का जो वर्चस्व है उसको बीजेपी के लिए मुश्किल है कि न तो वो तोड़ सकती है न उसको बढ़ने दे सकती है, इतना बढ़ जाए कि वो पार्टी से बड़ा हो जाए, उसकी से जो है, उसका प्रभाव जो है वो तय करने लगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन नहीं होगा। तो ये मुश्किल असल में वहां येदियुरप्पा नहीं है, वहां बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी उतनी बड़ी समस्या नहीं है बीजेपी के लिए। समस्या है कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत समुदाय के मठों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। तो आप भी नजर रखिए उनकी गतिविधियों पर और उससे अंदाजा लगेगा आपको कि कर्नाटक की राजनीति कौन सा और कैसा मोड़ लेने वाली है। आज बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपसे अनुरोध करें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।